ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखते हैं, और इस कॉन्सेप्ट के साथ में फिर अपन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। ठीक है, अच्छा, ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं वो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कर चुके हैं। अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किया था और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किया था। ठीक है, उन कॉन्सेप्ट्स के बिल्कुल सिमिलर हैं, एक्सेप्ट कि इसमें फोर्स जो है वो हर केस में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, पर कंसेप्चुअली है ना, वो दोनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और ग्रेविटेशन में, है ना, बिल्कुल सिमिलर है। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से डिफाइंड है, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल दो हों जरूरी नहीं है ना, कितने भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, इज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। ये इंपॉर्टेंट है ना, द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द पार्टिकल्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है ना, उसको देखते हैं थोड़ा डिटेल। सपोज यहाँ पे हमने एक मास ले लिया, हमने m0 मास ले लिया, और एक दूसरा मास यहाँ पे ले लिया हमने m1, और दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है सपोज r डिस्टेंस है, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, g m0 m1 बाय r²। ठीक है, अच्छा, m1 पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है m1 पे इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब सपोज हम m1 पे एक्सटर्नल फोर्स लगा करके F एक्सटर्नल, और F एक्सटर्नल हम कितना लगा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। ठीक है, Fg बोल देते हैं इसको। तो F एक्सटर्नल लगा करके m1 को हम इन्फिनिटी तक ले जाते हैं। ठीक है, तो ये हम एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं उस पर, तो m1 को हम इन्फिनिटी पे ले गए, और सपोज अब उसको डिपिक्ट करना तो मुश्किल है इन्फिनिटी को, बट इन एनी केस हम m1 को बेसिकली इन्फिनिटी पे ले गए। ठीक है, तो हमको इस सिस्टम पे वर्क करना पड़ा एक्सटर्नल, ये तो दिख रहा है। ठीक, ये जो एक्सटर्नल वर्क है वो इस सिस्टम की एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, और उस एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इनिशियल, ये कितना हो जाएगा, वर्क एक्सटर्नल। ठीक है, तो अब ये हुआ कि अच्छा, एक चीज तो नोट करें, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी जो इंक्रीज हुई वो m1 की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई, है ना, आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं कह रहा हूँ सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई, है ना, इन द सेंस कि यदि m0 होता ही नहीं तो हम m1 को यहाँ से लेके कहीं पे भी लेके जाते, उसकी पोटेंशियल एनर्जी को कोई फर्क पड़ता ही नहीं। ठीक है, यदि, है ना, यदि कोई दूसरा मास होता ही नहीं तो m1 की पोटेंशियल एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। ठीक है, तो अब ये जो हम बोल रहे हैं कि एनर्जी स्टोर्ड हो गई, है ना, W एक्सटर्नल, ये कितना हो गया, डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी, और हमने पॉजिटिव वर्क किया है। ठीक है, तो यदि अब सिस्टम में एनर्जी स्टोर हुई है तो इस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने का भी कोई तरीका होगा। ठीक है, तो तरीका इसमें बेस्ट यही है कि यदि m1 को हम यहाँ से रिलीज कर देते हैं तो वो स्टोर्ड एनर्जी हमको दिख जाएगी। किस फॉर्म में दिखेगी, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में काम करेगा, और ये m1 को एक्सेलरेट कर देगा, और m1 जो है वो वापस यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, ये तो दिख रहा है, m1 वापस यहाँ पहुंच जाएगा, और m1 जब यहाँ पहुंच जाएगा तो m1 के पास में एक काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, यदि हम उसका एक्सेलरेशन नहीं रोकते हैं तो m1 के पास में काइनेटिक एनर्जी होगी, और ये काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जितनी एनर्जी इसमें स्टोर्ड हुई थी, जो इसकी चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो हम बोल रहे हैं, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी m1 के पास में आ जाएगी दोबारा।
ठीक है, तो जितना हमने एक्सटर्नल वर्क किया वो हमको दोबारा मिल गया वापस इस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। और उसके बाद में इस काइनेटिक एनर्जी से हम जो वर्क कराना चाहें, है ना, एग्जैक्टली सेम वर्क एक्सटर्नल हम करा सकते हैं, है ना। इस एनर्जी को हम चाहे तो किसी दूसरे मास को ट्रांसफर कराना चाहें तो इसका कोलिजन करा दें, है ना, कुछ भी करा सकते हैं। एक बार एनर्जी हमारे पास में आ गई तो हम इसको किसी भी दूसरे फॉर्म में चाहे तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी अपन जब भी डिफाइन करते हैं किसी एक रेफरेंस के अगेंस्ट में डिफाइन करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का यूज कब होता है, हर बार पोटेंशियल एनर्जी का यूज जो है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब, है ना, रेलेवेंस नहीं है। तो जिस तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, तो हम क्या करते हैं कि PEF, जो इस केस में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जब दोनों पार्टिकल्स जो हैं इन्फिनिट अपार्ट हैं, ठीक है। तो मतलब ये पार्टिकल इन्फिनिट पे, तो बात तो एक ही हो गई, है ना, दोनों पार्टिकल्स के बीच में इन्फिनिट डिस्टेंस है बेसिकली। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है इसको हम बाय कन्वेंशन जीरो मानते हैं जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। और तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जो है वो इस केस में क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के बराबर हो गया, ठीक है। तो PE सिस्टम क्या हो गया, नेगेटिव ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन, है ना, इस वाली इक्वेशन से दिख रहा है। इस वाली इक्वेशन में PF को अपन ने जीरो कर दिया तो PE इनिशियल जो है वो PE सिस्टम के बराबर हो गया, जो कि नेगेटिव ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन हो गया, ठीक है। और ये वाला एक्सटर्नल वर्क डन कौन सा है, हम मास m1 को r से इन्फिनिटी पे लेकर के जा रहे हैं, ठीक। तो अभी अपन डेफिनेशन पे नहीं आए हैं, पहले एक बार वर्क एक्सटर्नल अपन कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद में अपन डेफिनेशन पे फिर दोबारा आएंगे। तो वर्क एक्सटर्नल कैलकुलेट करते हैं। तो वर्क एक्सटर्नल जो है वो कितना हो जाएगा, F एक्सटर्नल, ठीक है, वेक्टर डॉट dr, और dr जो है वो किस डायरेक्शन में है, dr इस डायरेक्शन में है, हम बॉडी को m1 से इन्फिनिटी लेकर के जा रहे हैं। तो ये कितना हो गया, g बाहर कर देते हैं, g m0 m1 dr बाय r स्क्वायर, ठीक। और हम कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, r से इन्फिनिटी लेके जा रहे हैं, ठीक। तो वर्क एक्सटर्नल कितना हो गया, g m0 m1 माइनस 1 बाय r से इन्फिनिटी, तो ये हो गया g m0 m1 बाय r हो गया, ठीक। तो इतना एक्सटर्नल वर्क हमको करना पड़ेगा इन दोनों मासेस को सेपरेट करके इन्फिनिट डिस्टेंस इनके बीच में लाने के लिए, ठीक है। अब थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो है वो कितना था, नेगेटिव ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितना हो गया, माइनस g m0 m1 बाय r, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम देखें कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम हमने डिफाइन कैसे किया है। तो अभी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में हमने दो पार्टिकल लिए हैं बेसिकली। ये क्या बोल रहा था कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द पार्टिकल्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है। तो यदि इस पार्टिकल को हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेकर के आते, तो इस केस में जो मैं येलो में कर देता हूं, dr का क्या डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन होता है, ठीक है। और फोर्स का क्या डायरेक्शन होता है, फोर्स का तो भी यही डायरेक्शन होता है, जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगाते वो तो इसी डायरेक्शन में लगाते। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको इस तरफ पुल कर रहा है, ठीक है। और हम नहीं चाहते हैं कि ये बॉडी एक्सेलरेट करे, क्योंकि एक्सेलरेट करेगी तो फिर तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो हम इसको जीरो एक्सेलरेशन पे कांस्टेंट वेलोसिटी पे लेकर के आना चाहते हैं। तो
फोर्स एक्सटर्नल जो है वो इस डायरेक्शन में लगता है। तो इस वाले वर्क को जो इन्फिनिटी से हम यहाँ लेके जा रहे हैं, यदि हम इसको Fx2 बोल देते हैं और इसको वर्क एक्सटर्नल 1 बोल देते हैं, तो वर्क एक्सटर्नल 2 क्या होता है? वर्क एक्सटर्नल 2 होता है बेसिकली F एक्सटर्नल डॉट dr, ठीक है। और यहाँ पे dr और F एक्सटर्नल के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री का एंगल है, दिख रहा है 180 डिग्री का एंगल। तो इसके कारण वर्क एक्सटर्नल 2 जो है वो कितना हो जाता है? माइनस ऑफ वर्क एक्सटर्नल 1, ठीक है। और एग्जैक्टली सेम रिलेशन आ जाता है, एक्सेप्ट कि वर्क एक्सटर्नल 2 जो है वो सीधा ही हमारे पास में gm0 m1 बाय r के बराबर आ जाता है। भाई वर्क तो सेम ही लगेगा क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस सेम है, केवल वर्क का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली नेगेटिव वर्क करना पड़ रहा, ठीक है। और नेगेटिव वर्क का मतलब बेसिकली ये हो गया कि जिस डायरेक्शन में मास मूव कर रहा है और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन से, ठीक है। तो हम बेसिकली बॉडी को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने की बजाय यहाँ से इन्फिनिटी ले गए, तो हमारा इंटीग्रल भी रिलेटिवली सिंपलर है इन द सेंस कि f और dr के बीच में एंगल जो है वो 0 है, तो सीधा जो है हमने dr बाय आर स्क्वायर करके और हमारा रिजल्ट आ गया। और कंसेप्चुअली भी इसको समझना थोड़ा इजी है इन द सेंस कि हमको दिख रहा है कि हमको एक्सटर्नल वर्क, पॉजिटिव एक्सटर्नल वर्क यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए करना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ का कैलकुलेट करते हुए फिर आपके पास में सीधा ही नेगेटिव रिजल्ट आता है, तो उसको थोड़ा सा विजुलाइज करना थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, ठीक है। तो अब देखते हैं ये जो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी जो आई है ना, इसको विजुलाइज करके देखते हैं कि इसका मतलब क्या निकला। तो ये जो m0 m1 का जो सिस्टम है हमारा, है ना, दो बॉडी, 2 पार्टिकल सिस्टम है बेसिकली, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी को डिपिक्ट करके विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इस तरह से वेरी कर रही, देखना बेसिकली इस वाले कर्व को बना दिया, ठीक है। और ये कर्व जो है इस तरह से वेरी कर रहा, तो आप जैसे उसको है ना इस तरह से आप कंसीव कर सकते हैं कि यदि सपोज यहाँ पे मास m1 है, ठीक है, और इधर जो है वो मास m0 है, तो जैसे जैसे m1 जो है वो m0 के पास यदि आता है तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की, है ना, गिरती जा रही है। उसको आप उस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं जैसे ऑलमोस्ट जैसे m1 जो है वो किसी गड्ढे में गिर रहा है, ठीक है, और गिर रहा है और गिर गया, और यहाँ से बाहर निकालने के लिए जैसे, है ना, विजुलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, गड्ढा नहीं है यहाँ पे कोई, है ना, विजुलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से m1 को यदि दूर लेकर के जाएंगे तो हमको एक तरह से जैसे गड्ढे में से किसी बॉडी को निकालने के लिए हमको वर्क करना पड़ता है ना, तो हमको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा इसको दूर लेके जाने के लिए। पास लेके आने में कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट यदि हम इसको छोड़ देंगे तो एक तरह से हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये रोल करके और इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना। एक्चुअल में मतलब ये जा नीचे नहीं रहा है, m1 जा तो इस डायरेक्शन में जाएगा यदि हम इसको छोड़ देंगे, पर जो एनर्जी इसकी इंक्रीज होगी वो कितनी एनर्जी इंक्रीज होगी, ये जो भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है उतना इंक्रीज हो जाएगा, है ना, और वो जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी में ऐड हो जाएगी, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को इस तरह से आप विजुलाइज कर रहे हैं कि ये, है ना, पोटेंशियल एनर्जी के वेल में गिर रहा है एक तरह से, ठीक है। और सपोज पोटेंशियल एनर्जी के वेल में गिर के m1 यहाँ आ गया, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ आ गया और एक्चुअल में जो है सपोज यहाँ आ गया, ठीक है। तो अब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई। अब यदि इसको m1 को हमको फिर दूर लेकर के जाना है तो ये जो चेंज होगा एनर्जी का, है ना, एनर्जी वाइज बेसिकली इस एनर्जी से इस एनर्जी तक लेके जाएंगे, ठीक है, या फिर हम इसको वापस इन्फिनिटी तक भी ले जाते हैं, ठीक है, और टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम है चूंकि नेगेटिव फॉर्म है, तो इसको हम
बाइंडिंग एनर्जी के रूप में भी इसको कई बार कंसीव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में आपको आएगा कि सिस्टम की बाइंडिंग एनर्जी क्या है। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब कि हमको यदि इस सिस्टम को बिल्कुल दूर दूर करके इन्फिनिटी पे लेके जाना है तो हमको वर्क कितना करना पड़ेगा। तो जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका मैग्नीट्यूड बेसिकली वो बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होगा सिस्टम का। ठीक है, क्योंकि उतना एक्सटर्नल वर्क हमको करना पड़ेगा उसको, सिस्टम के जितने पार्टिकल्स हैं उनको इन्फिनिटी तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, अच्छा अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डेफिनेशन जो है वो इसी डेफिनेशन में मैं चेंज कर देता हूँ, तो उससे ना अप्रिशिएट भी बेटर हो जाएगा और है ना वो क्लैरिटी भी रहेगी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो किसी एक पॉइंट का होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, सिस्टम की थी, है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक पॉइंट का होता है। तो क्या करेंगे अपन, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट क्या चेंज किया, एट एनी पॉइंट ड्यू टू। ठीक है, तो अपन ने क्या हटा दिया इसमें से, एनर्जी ऑफ हटा दिया। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का होता है, सिस्टम का नहीं होता। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, इज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द पार्टिकल्स, नहीं है, ब्रिंगिंग अ यूनिट मास। तो हम किसको ला रहे हैं, m1 को नहीं ला रहे हैं, है ना, हम किसी एक यूनिट मास को ला रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट मास क्या हो गया, बेसिकली 1 kg, है ना, या जो भी आपकी यूनिट हो वो सिंगल यूनिट फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो क्या मतलब निकल गया कि सपोज ये वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट को मैं P बोल देता हूं। ठीक है, तो अब अपने पास में क्या सिचुएशन है, m0 है केवल, m1 नहीं है, m0 है और m0 से किसी एक डिस्टेंस r पे एक पॉइंट है P, वहां पे कोई मास नहीं है, एक पॉइंट है P एट डिस्टेंस r, यहां का हमको पोटेंशियल निकालना है। तो ये क्या बोलता है कि हम एक यूनिट मास लेंगे, तो सपोज यूनिट मास को इस तरह से डिपिक्ट कर देते हैं mu, है ना। यूनिट मास को यहां से यहां लाने में जितना काम करना पड़ेगा, ठीक है, वो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो यूनिट मास की जगह यदि m1 मास को हम लेकर के आते तो हमको कितना वर्क करना पड़ा था वो तो हम निकाल ही चुके हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल इसको अपन v से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो v बेसिकली क्या हो जाएगा, पी ई सिस्टम अपॉन, हम किस मास को लेकर के आए थे, m1 मास को लेकर के आए थे। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है, तो हमने m1 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया -g m0 बाय r। तो ये पॉइंट P का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसके कारण है, m0 के कारण। ठीक है, ये आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का रिलेशन आ गया। अच्छा, कंसेप्चुअली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, है ना, उसके बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो वहां पे क्या होता था कि सपोज कोई चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, उसको यदि हम पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक लेकर के जाते हैं, और पॉइंट 1 का पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 1 है और पॉइंट 2 का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 2 है, तो वर्क हमको कितना करना पड़ता था, Q प्लस चार्ज है इंटू V2 माइनस V1। ठीक है, इतना वर्क करना पड़ता था। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में है कि यदि सपोज इस प्लस क्यू चार्ज की जगह यदि हमारे पास में m मास होता और ये V1 और V2 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होते, ठीक, और इस मास को हम पॉइंट 1 से 2 लेकर के जाते, तो हमको वर्क कितना करना पड़ता, W m इंटू V2 माइनस V1। ठीक है,